ओम हरि ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, कल राजधानी दिल्ली आया हूं और इस मास तो कम से कम 1 महीना प्रवास रहेगा और कुछ आवश्यक कार्यवश दिल्ली के लोधी गार्डन के आसपास आया था। कुछ ऑफिशियल काम थे। अब मेरा जो संन्यास के पूर्व का जो फेवरेट प्लेस हुआ करता था, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जो के बाद तो लोधी गार्डन में आकर के बैठता था। तो आज अब वापस हो रहा हूँ, इधर से खान मार्केट में जाऊंगा, कुछ काम है। तो आप लोगों को भी ये तो आपने देखा होगा, लेकिन आपको एक इधर देखिए, एक सज्जन से मिलवाता हूँ। ये वेद वेदांत मिशन के ओरिजिनल ट्रस्टी भी हैं। जो संस्था जो वेद वेदांत मिशन आप जानते हैं, जिसका मैं संस्थापक हूँ, तो ये उसके जो दूसरे ट्रस्टी हैं, इसको इसलिए बुलाया गया था। ये भी वीआईपी आदमी हैं। ये पीटीआई में काम करते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका जो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसमें अभी जॉब करते हैं वीडियो सेक्शन में। तो अभी एक सिग्नेचर की मुझे जरूरत थी बैंक में, वेद वेदांत मिशन का अकाउंट का केवाईसी कराना था, तो इसके लिए बुलाया इनको। तो आइए इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जानते हैं इनके बारे में। अब इनको कौन सी बीमारी है कि शादी इन्होंने नहीं की। अभी बहुत सारे युवा ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप, ये रविशंकर जी हैं, ये रविशंकर जी हैं, और हमारा जो शरीर का जो जन्म है और शरीर का जो संबंध है, उससे ये भतीजे लगते हैं। पूर्वाश्रम का जो शरीर था उसके भतीजे लगते हैं। तो बहुत मदद करते हैं, सेवा करते हैं। तो आइए इनसे, पूरे परिवार वाले लगे रहे कि शादी करा दें, तो इनको कोई लड़की पसंद नहीं आई या क्या हुआ। तो पत्रकार हैं ये, बड़े गंभीर विषयों पर लिखते हैं। हजारों आर्टिकल लिखी होगी इन्होंने। हम जिन विषयों पर काम करते थे उन्हीं विषयों पर, रूरल डेवलपमेंट इश्यूज पर, पर्यावरण पर, फूड सिक्योरिटी, हंगरी, गरीबी पर, बहुत हजारों। इनको देख करके आपको विश्वास न हुआ कि इतने, भारत का कोई अखबार नहीं होगा हिंदी का जिसमें कि इन्होंने नहीं लिखा है, विशेष रूप से हिंदी पत्रकार थे। इनसे एक प्रश्न पूछता हूं मैं कि भाई, आप अपना नाम बताओ, अपनी उम्र बताओ, और अभी तक शादी क्यों नहीं की आप पास में अब आ जाओ। नाम रविशंकर, उम्र 35 साल। रही बात शादी की, तो 21वीं सदी में शादी को लेकर बहुत सारे परसेप्शन चेंज हो चुके हैं युवाओं के बीच में। और मुझे लगता है ये हर आदमी का एक पर्सनल और निजी चीज है, तो इसका उससे अधिकार होना चाहिए उसका फैसला लेने के लिए। और शादी की धारणाएं भी काफी बदल चुकी हैं। आज के आप समाज में देखिए, परसेप्शन में देखिए, तो काफी कुछ बदलाव आ चुका है। और शादी हमारे यहाँ ऐसे भी हिंदू में एक पवित्र बंधन माना गया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो शादी, मुझे लगता है, मैं वेस्टर्न कल्चर को भी हम लोग बहुत तेजी से उससे भी आगे निकल रहे हैं। शादी आम बात हो गई है, टूटना बनना कई चीजें हैं, उनको लेकर मतलब समझना बड़ा कठिन काम है। और आज के तारीख में मुझे लगता है कि आप मेट्रो लाइफ में खासकर मैं बात कर रहा हूँ, उसका परसेप्शन धीरे धीरे गाँव की तरफ भी बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि काफी बदलाव यूथ में आ चुके हैं, लड़का हो या लड़की हो, टेलीविजन मोबाइल आने के बाद। तो शादी वास्तविकता में क्या होनी चाहिए, शायद उस चीज को यूथ भी नहीं समझ पा रहे हैं। उनके लिए शादी अब एक मान के चली की औपचारिकता ही लगता है। तो मेरे ख्याल से लगा कि आज की तारीख में एक अच्छी लड़की मिलना या शादी कर लेना बहुत एक कठिन काम हो गया। हर माता पिता के लिए भी कठिन काम हो रहा है, उनके लिए भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो खैर, मेट्रो लाइफ में मैं 20 साल से मैं भी बाहर हूँ, घर परिवार छोड़कर। तो जहां तक मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा, तो मुझे लगा कि या तो कोई ढंग की लड़की मिल जाए तो शादी करनी चाहिए, अन्यथा जीवन जो चल रहा वो भी आपका बेकार हो जाएगा। तो मेरा मानना था कि जब तक कोई लाइफ में बहुत बेहतर लड़की ना हो, बेहतर का मतलब ये नहीं कि मैं सुंदरता की बात करूं, सुंदरता भी होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो आपके परिवार में आपके लिए फिट बैठ सके। क्योंकि यह रोज रोज की प्रक्रिया तो होती नहीं कि आज आप कर लीजिए कल तोड़ दीजिएगा। हम उस परिवार से हम बिलोंग भी नहीं करते हैं। तो कई चीजें थी, जितना मैंने दुनिया को देखा, जितना मैंने समझा, उस हिसाब से मुझे लगा कि जब तक कोई बेहतर यदि आपके जीवन साथी ना मिले तो नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप इसी तरह अपने जीवन को कीजिए। बहुत जीवन में आजकल काम करने के लिए ऐसा नहीं कि आप खालीपन फील कीजिएगा या कुछ करने के लिए लाइफ में कुछ है नहीं, आपके पास व्यस्त रहने के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं शादी को लेकर मेरा कोई परसेप्शन या निगेटिव है या नहीं करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कोई बेहतर आपके जीवन साथी ना हो, तब तक आप परिवार या किसी फोर्स में या दबाव में आकर आपको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा समय आपको बिताना पड़ता है। और
इसी तमाम चीजों को लेकर मैंने अभी तक इसको मतलब अपने जीवन में मतलब जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया शादी। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी के दबाव में, केवल परिवार के दबाव में आकर के अगर आपको पसंद न हो जो पार्टनर आपका, तो शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि पहले जैसा नहीं है समय कि व्यस्त रहने के लिए, सार्थक जीवन को बनाने के लिए पत्नी बिल्कुल आवश्यक ही है। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा कुछ करने के लिए है। ये दो बातें मैंने समझा। तो अभी जो आज के जो युवा हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लग रहा है कि मान लो कि शादी तो अभी भी कर ही रहे हैं लोग, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो तो ठीक है कि टूट रही हैं बहुत सारी शादियां, बहुत जल्दी जल्दी टूट रही हैं, और शादी हो करके फिर पति पत्नी में सामंजस्य न हो, दोनों एक के लिए पूरक न हो, कोई आनंद के दायक न हो, दुख हो जाए तो भी तो नरक हो गया ये करके। वास्तविकता देखिए तो कोविड में असली चेहरा हमें देखने को मिला था कि वाइफ हस्बैंड या किसी रिलेशन का, ये बढ़िया, इसको बताइए जरा डिटेल में जिस अनुभूति को। हाँ, कोविड में वास्तविकता में हमें देखने को मिला था हर रिलेशन को कि वास्तविकता में हमारे यहाँ रिलेशन का कितना महत्व है। मैंने कई लोगों को देखा था, इवन मियाँ बीवी लोग की बात करते हैं, बाकी रिश्ते की तो मैं बाद में बात करूंगा, कि कोविड में आदमी से लोगों का लगाव नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज है आदमी का कैरेक्टर क्या है, उसका चरित्र क्या है, कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में। वो कितना कमाता है, उसके पास पैसा क्या, वो चाहे मियाँ हो चाहे बीबी हो, सारा रिलेशन उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे तमाम उसके कैरेक्टर में 100 खराबियां हो, उसके बावजूद भी वो पैसे पर उसका पूरा लाइफ डिपेंड है। कोविड में मैं देखा कई लोग जो बड़े अच्छे उनके संबंध चल रहे थे, लोग अपनी तारीफ करते थे वाइफ की, हस्बैंड की, लेकिन कोविड में मैं देखा कई लोगों की जब जॉब छूटी ना, तो उस दरमियान मुझे वास्तव में एहसास हुआ कि रिलेशन वास्तव में कहने के लिए अब मियाँ बीवी का है, सब कुछ पैसे पर डिपेंड है। तो एक उदाहरण, कोई नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के पत्नी की जॉब छूट गई तो क्या उससे पत्नी ने क्या व्यवहार किया, कैसा हुआ, ऐसा तो ये बताइए। क्या पत्नी का तो नहीं, लेकिन एक दो जानने वाले लोग हैं जिनके पति का जॉब छूट गया। हाँ। स्वाभाविक है कि 8-10 दिन तक पत्नी को तो चलिए सर्वाइव कर लेती है, अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अब उसे फील हो गया कि अब जॉब छूट गया, घर में जो कल शांतिपूर्वक रिलेशन उनके बीच होता था वह कलह के दौर से गुजरने लगा। अच्छा। वो नौबत यहाँ तक आ गई कि डाइवोर्स तक की नौबत आने वाली थी, और उसका मूल कारण था कि जॉब नहीं है, कोरोना। हाँ, वो एक लाइफ स्टेटस आप मेंटेन कर लेते हैं ना, जब एक बार आप बहुत कुछ आपको नीड नहीं होती फिर भी आप समाज को दिखाने के लिए उसको फॉलो करते हैं। अब उस चीज को बनाए रखने के लिए आपको स्वाभाविक बात है कि पैसे की जरूरत पड़ती है, और कोविड काल में बहुत लोगों की अच्छे लोगों की नौकरी छूट गई। अब वो समाज में उनको लगता है कि हमारी स्टेटस कैसी रहेगी, कैसे हम सर्वाइव करेंगे। उन चीजों को लेकर वो जो आपसी कलह देखने को मिला, एक नहीं दो नहीं, कई ऐसे केस मिले। कई लोगों का मतलब घर टूटने के कगार पर आ गया था, कई लोग अपने घर बेचे, कई लोगों के इतने अनमन थे। वो कोविड का एक अलग दौर था और अपना आपसी कलह एक मेंटली वो अलग ग्रसित थे। कोविड से तो वो झेल भी सकते थे, उससे भी ज्यादा उनको मेंटली अपने घर परिवार का दबाव झेलना पड़ रहा था। ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। तो ये कह रहे हैं कि कोविड की जो विभीषिका अपने आप में तो बहुत बड़ी विभीषिका थी, उसका डर और भय, लेकिन उससे कोविड के कारण जो आर्थिक संकट लोगों पर आ गया ज्यादा था, कैसे भुगतना पड़ा, क्या क्या लोगों को थोड़ा और बताओ। लोगों को जैसे आपसी कला, बच्चे के साथ अनमन हो रहा है, फीस देना है, आप ठीक है आपकी कैपेसिटी 10,000 की है, आप बच्चे को भेज रहे हैं 20-25 हजार रुपया मंथली फी दे रहे हैं। आपकी पूरी लाइफ मान के चलिए दिल्ली मेट्रो शहर में तो 90% लोगों की लाइफ क्रेडिट कार्ड पर चलती है, EMI पर चलती है। हाँ। और वो एक माह भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यदि जॉब चला जाए तो। हाँ। क्योंकि इतना वो अपने लाइफ को मतलब लाइफ स्टाइल को बाहर की दुनिया को तो दिखाते हैं, लेकिन वो एक माह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोविड के दौरान यही हालात हुआ, कई लोगों के बीच मतलब पत्नियों के बीच तू मैं मार पीट वाली नौबत मान के चलिए पहुंच चुकी थी। कई लोगों के बीच मतलब दरार, कई लोगों को अपना घर बेचना पड़ा, कई लोगों को परिवार की कई बच्चे बेटे तमाम चीजों से उनको दौर से गुजरना पड़ा। मुझे लगा कोविड से वो तो निपट भी लेते हैं लोग, लेकिन जो अपना पारिवारिक संकट है उससे वो कौन निपटेगा। कोविड का इलाज तो बाहर कर सकते थे, घर में कर सकते थे, लेकिन परिवार की जो आपसी कला था उसको तो उन्हें खुद ही झेलना था ना। तो ऐसे एक नहीं दो नहीं कई घटनाओं को दिखाई और सुनने में आया, तो मुझे लगा कि अब पारिवारिक संबंध और रिश्ते जो है ना काफी खराब हो चुके हैं। अब वो बात नहीं रही कि नहीं आप
इस रिलेशन का ये महत्व है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत मधुर होता है, भाई भाई का बहुत मधुर होता है, या माता पिता का बहुत मधुर होता है। ये सब कोविड में हमें वास्तविक चीज देखने को मिली, जिसका लोग अभी तक भ्रम में जी रहे थे, या जिनका अभी तक उनसे फैमिलियर नहीं थे। तो कोविड ने कम से कम यह एहसास करवाया, बहुत लोगों को यह पता चला कि जीवन में अब रिलेशन का कोई मतलब नहीं, सब कुछ पैसे पर आपका टिका हुआ। पैसा है, सब कुछ फिट है, आप चाहे आपको कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा चीज मुझे ये फील हुआ कोविड के दौर में। उसके बाद से काफी परसेप्शन भी चेंज हुआ। 10 साल में मोबाइल जितना तेजी से लोगों के हाथ में पहुंचा, यूथ के हाथ में पहुंचा, काफी कुछ बदल गया है। मतलब मुझे तो लगता है कि आने वाले 5 साल में हम अमेरिका को पछाड़ देंगे। आम बात हो जाएगी डाइवोर्स होना इंडिया में, लोगों के लिए लगेगा कि आम चीज है, कोई बहुत बड़ी बात। आप जो कह रहे कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि कोई मोबाइल यूसेज में या डाटा यूसेज में, आप कह रहे हैं उसका जो सामाजिक विकृत जो स्वरूप होगा, एग्जैक्टली, हाँ, विघटन बहुत गहरे अर्थों में तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ। मैं किसी संस्था का नाम क्यों लूं, लेकिन मैं बारीकी से देखता हूँ, नजदीक में आवाज चुकी आए ना, बारीकी से देखता हूँ कि 90% आज के यूथ हैं। शायद मुझे लगता है कि अब वो औपचारिकता ही शादी होता है, शादी से पहले उनका सब कुछ हो गया रहता है। वो कहने की बात है कि हम फेरे ले रहे हैं माता पिता की नजरों में, और वो क्यों होता है, उसके बाद से क्यों अनमन होता है कि ऑलरेडी वो लड़का हो या लड़की हो, जीवन के सारे वो 2-3 अफेयर होता है, चलता है, तो कैसे वो एक शादी के बाद एक बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने बारीकी से, एक नहीं दो नहीं, कई अभी भी मैं कई संस्थाओं में काम किया हूँ, यहाँ अभी भी दिल्ली में कर रहा हूँ, बाहर भी मिलता हूँ लोगों से। तो इतनी मतलब वो मेंटली परेशान है, समस्या खुद पैदा की है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से समस्या पैदा हुआ है। और उस समस्या को लेकर वो मेंटली मतलब ठीक है डिप्रेशन में है, उसके लिए तमाम गलत काम है, इतने अपने आर्थिक मतलब खर्च बढ़ा चुके हैं कि उसके लिए अब तमाम गलत काम कीजिए, जैसे भी हो, मतलब कुल मिलाकर कि पैसा जनरेट करना चाहे जैसे भी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। मैं देख रहा हूँ आज की तारीख में कि मतलब बहुत सारे यूपी बिहार के बच्चे आते हैं, इतने मतलब मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, और यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि 1 साल के बाद उनमें कितना परिवर्तन आता है। मुझे लगता है कल इनके माता पिता जब शादी विवाह करेंगे तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। वो घर में जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद उनकी पूरी लाइफ स्टाइल पेज 3 वाली लाइफ बन जाती है, मतलब पूरी बॉलीवुड वाली लाइफ बन जाती है। उनको लगता है कि जीवन का यही स्टेटस है, यही हमारी लाइफ स्टाइल है, इससे हमारी समाज में इज्जत है, प्रभाव है। You are trying to say the real life has become real life. Exactly. नकली जो जीवन है पेज 3 पूरा का वही चल रहा है 100%। 5-7% जो उसमें ईमानदारी पूर्वक जीवन जी, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है, और उनको एक कैटेगरी में अलग छांट कर समाज देखता है आज के तारीख में। उनको लगता है ये क्या जीवन है। मैं खुद अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं आप मीडिया में काम करते हैं, शराब पीते नहीं है, सिगरेट पीते नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं, किस काम का आपकी लाइफ है, जिंदगी किस काम का ये लाइफ है। और जीवन में मीडिया में काम करने वाला आदमी यदि शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, और लाइफ में 2-3 लड़कियों ना हो, तो फिर आपका जीवन किस काम का है, किस लिए नौकरी करते हैं। तो परसेप्शन लोगों का ऐसा बन गया है या चेंज हो गया है, लोगों को लगता है कि जीवन में यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है और यही सबसे बड़ा टारगेट है उनके। तो हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म का होता है। जब उन्हें 1-2 झटके लगते हैं तो फिर पता चलता नहीं, जीवन तो वास्तविकता कुछ और था, हम तो भी रील बनाने वाले लाइफ में जी रहे थे, पेज 3 के लाइफ में जी रहे थे। तो स्वाभाविक बात है कि उस तरह का कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, ना उस तरह का माहौल भी है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, संस्थान हो, हर जगह के यूथ आ गए हैं। तो रियल 1-2% लोग बचे हुए हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और समाज एक नो डाउट की बहुत गंभीर हमारे लिए विषय बन रहा है कि हमारा समाज किधर जा रहा है, हमारा यूथ किधर जा रहा है। 65% हम यूथ की बात करते हैं, हम बोलते हैं देश के भविष्य हैं, लेकिन यह समाज और यूथ किधर जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर जरूर सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए, यूथ को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि 20-22 साल के लड़के आज बहुत मैच्योर होते हैं। मुझे लगता है उनकी मैच्योरिटी यहाँ कहाँ चली जाती है, उनको इन बातों को समझ में क्यों नहीं आता है कि हमारी मैच्योरिटी का मतलब क्या है, हमने जो एजुकेशन लिया है उसका मतलब क्या है। ये शॉर्ट टर्म का सब खेल हो रहा है। मैच्योरिटी का मतलब समझाइए थोड़ा लोग। मैच्योरिटी का मतलब लोग बोलते हैं कि हमारे
20 आजकल 15 पहले वाली बात नहीं रही कि 30-35 साल के बाद भी लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। अब लोग बोलते हैं कि आजकल के 15 साल का लड़का काफी स्मार्ट हो गया है, वो दुनिया को पढ़ा सकता है। ठीक है, वो दुनिया को पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे है, हर कुछ में आगे है, बड़े सब उसके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज भी है, लेकिन वास्तविकता वो अपने जीवन को वास्तव में कहाँ ले जाना चाहिए इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है। ये बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं रविशंकर जी। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी और तकनीक को प्रयोग करना तो जान गया छोटा छोटा बच्चा, लेकिन वह तकनीक न जान पाया जिससे कि उसे पता चले कि मेरा जीवन क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कैसे जीऊँ, क्या करूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, सामाजिक सरोकार, सामाजिक जो संबंध और हमारे जीवन की सार्थकता कहाँ है, क्या है, ये भूल गया है। एक मशीन की तरह हो गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने बोला कि EMI कल्चर वाला जो है, पूरा लाइफ चल रहा है, ये तो दिखावे का है ना, केवल कि दूसरे के घर में इस तरह का गाड़ी है, उस तरह का मैकेनिकल सब चीज है, तो उसके लिए EMI। अब मुझे इतना घृणा होती है सुन के कि जो जिस दिन कर्ज ले लिया तो सर पर तो प्रेशर उसी का BP थोड़ा सा बढ़ेगा, तो उसको चुकाना है, ये करना है। आप EMI वाले कल्चर पर बोलिए, मिडिल क्लास के जो जुआ लोग हैं कि ये शरीर पर कितना इसका भार पड़ता है, जीवन पर कितना भार पड़ता है कि कर्ज लेकर के जैसा भी चलो, लेकिन कर्ज लेकर। कर्ज मैं बता रहा हूँ कि 20-25 हजार वाला एक प्राइवेट सेक्टर में कोई काम करने वाला बंदा, वो उसके क्रेडिट देखिए तो हर माह 50-60 हजार रुपये एक्स्ट्रा EMI का लोड रहता है। वो मेंटली जॉब का तो जो प्रेशर होगा वो कहाँ से स्किल लाएगा, डेवलप लाएगा। उसके दिमाग में तो मेंटली होता है कि मेरे ऊपर 60-70 हजार का EMI है, मेरी कल नौकरी छूट जाएगी तो मैं इस EMI का भरपाई कैसे करूंगा। कहा जाता है कि जॉब में बच्चा क्रिएटिव क्यों नहीं ला रहा है, इसके पास स्किल हुनर क्यों नहीं आ रहा, उसका स्किल और हुनर तो कहीं और जगह डाइवर्ट है। बहुत ही गंभीर बात कह रहे हैं रविशंकर जी। इस देश के जितने समाज शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक शास्त्री हैं, संबंधों के जो प्रबंधन करता है, ये बहुत ही गहरी और इतनी विभत्स ये सच्चाई है। मनुष्य मनुष्य होता है, उसकी सीमा होती है, लेकिन जिस समय उसके सर पर कर्ज चढ़ गया, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी, कोई मेडिकल हो गई, आम भोग के लिए आप EMI से लोन लेकर के जब गैजेट्स खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और लग्जरी आइटम्स, तो वह व्यक्ति, उसकी कार्य कुशलता किसी ऑफिस में अपने काम में दक्षता कितनी होगी, एट द बैक ऑफ माइंड द पर्सन मस्ट बी कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड। मेरी जॉब छूट जाएगी तो कहाँ से चुकाऊंगा, कहाँ से चुकाऊंगा, कैसे लाऊंगा। घर EMI पर है, गाड़ी 10 लाख आप EMI पर लिए हुए हैं, तो मेंटली वो कहाँ से स्किल डेवलप होगा उसके अंदर, वो बच्चा कहाँ से सोचेगा। सवाल है कि हर कुछ पूरी की पूरी लाइफ, मतलब आप EMI पर अपने लाइफ को एकदम, जिस तरह आदमी ICU में वेंटिलेटर पर होता है, तो उनकी लाइफ पूरी की पूरी तरह वो EMI पर और क्रेडिट कार्ड पर सर्वाइव कर रहा है। 2 दिन यदि दिमाग में होती है, प्राइवेट सेक्टर मोस्टली लोग मेट्रो शहरों में करते हैं, उनको होता है बस ये कि जॉब बचानी है, जॉब बचानी है, स्किल और एक्स्ट्रा क्या करना इसके बारे में सोचने की तो उनकी क्षमता ही नहीं होती है। तो कई चीजें हैं, मुझे लगता है कि अननेसेसरी जो समाज को दिखाने के चक्कर में यूथ अपने आप को बर्बाद करें, जिस चीज की आवश्यकता नहीं भी है। अब 10,000 रुपया कमाने वाले, मुझे समझ में नहीं आता लाख रुपए के लिए एप्पल मोबाइल लेकर क्या वो साबित करना चाहते हैं। 10,000 आपकी इनकम है, आप एप्पल मोबाइल, उससे स्टेटस बन सकता है? तो मुझे नहीं लगता है कि बन सकता है एप्पल मोबाइल रखने से। यदि ये चीज लगता है कि जीवन का सबसे प्राथमिकता है, तो हर आदमी पहले उसी काम को करता। लेकिन यूथ मोबाइल लेना, टेक्नोलॉजी लेना, गाड़ी खरीदना आपको नहीं भी नीड है तो चलो भाई खरीद लेते हैं, दिखाने के लिए कि हाँ समाज में मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा है, समाज का बहुत अच्छा लड़का जॉब करता है, पिताजी कहेंगे अरे हमारा लड़का बहुत अच्छा जॉब करता है। खासकर यूपी बिहार का इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर साल बच्चे आते हैं, किस तरह के वहाँ से फैमिली से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, 1 साल बाद वो माता पिता के खर्च पर पढ़ने आते हैं, वो मोबाइल खरीद लेते हैं, जाते हैं या जॉब करने लगते हैं 10-15 हजार के लिए। वहाँ पर जाएंगे, माता पिता भी कहेंगे हमारा बच्चा तो बहुत बेहतर जॉब कर रहा है। उनको पता नहीं कि इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि वास्तविकता से वो रूबरू नहीं है, न घर से कभी बाहर निकले हैं। बच्चा जो कहा माता पिता मान लिए, उनको भी लगता है जीवन यही है। और हर माता पिता की अपनी इच्छा होती है कि चलो भाई बच्चा खुश है, किसी तरह अपनी उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है, इस पर सोचना चाहिए हमारे यूथ को भी और हर आदमी को भी, जो भी समाज के क्षेत्र में काम कर रहा है या करने जा रहा है, उनको सोचना चाहिए कि आने वाली यूथ को लेकर जो हम बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं,
वास्तव में उसका भविष्य उज्जवल है। हमारे देश के भविष्य के लिए वो कितना परफेक्ट है, कितना उनका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है, इन चीज़ों पर हमें गहन मंथन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। क्योंकि मुझे उज्जवल भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 10 साल में जितना तेजी से यूथ का मैं देख रहा हूँ, मतलब विकृति की ओर जा रहे हैं, शायद मुझे नहीं लग रहा कि किसी और कंट्री में इस तरह के हालात हैं। अमेरिका में देखिए, जापानों में देखिए, कहीं भी जब हम काम करते हैं तो पूरा फोकस काम के ऊपर होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, ऑफिस जाते हैं, एक औपचारिकता के तौर पर हम जाते हैं, जॉब समझ के आते हैं, करके कि 8 घंटा जॉब करना, करो और निकलो। तो हम कुछ एक्स्ट्रा या ऑर्डिनरी सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग तो कहीं डाइवर्ट होता है। गर्लफ्रेंड के साथ डाइवर्ट है, EMI का चक्कर है, क्रेडिट कार्ड का चक्कर है, गाड़ी नहीं तो गाड़ी खरीदने का दिमाग में टेंशन है, घर नहीं तो घर खरीदने का टेंशन है, क्योंकि उनके पास हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो मेंटलिटी है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। नीड है, आप कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ। नीड नहीं है तो समाज को दिखाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप खुद को बर्बाद कर लीजिए, मेरा ये मानना है। तो बेहतर होगा कि यूथ को भी इन चीजों पर सोचना चाहिए। भारत के युवाओं के लिए जो सबसे मौलिक इन्होंने चिंतन अपना अनुभूति जन्य बताया, वो वास्तव में हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का सबसे मौलिक ज्ञान है कि दूसरे को दिखाने के लिए आप नकली जीवन अपना करके अपनी आत्महत्या कर देते हैं, आप अपने जीवन में दुख की खेती करने लगते हैं। तो आपको जो आवश्यक मूल रूप से लगता है वो तो करें, लेकिन दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए जो नकली जीवन EMI लेकर के करने लगते हैं, तो आपकी जो सृजनात्मक शक्ति है, आपको जो संघर्ष करने की क्षमता है, आपकी जो मेधा शक्ति है, सब कुंठित हो जाती है। आप अपंग सा जीवन जीते हैं। जो रविशंकर कह रहे हैं कि आज का भारत का जो युवा है, उसकी बहुत बड़ी जो संख्या है, वास्तव में कुंठित सा और अपंग का जीवन जी रहा है। न मानसिक न शारीरिक रूप से अपनी पूरी क्षमता जहां जॉब कर रहा है देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो दिखावे के जीवन में इतनी बुरी तरह विशेष सर्कल जिसे कहते हैं ना, उसमें फंस गया है। इसलिए वो क्या करे कुछ अच्छा, उसकी सृजनात्मक शक्ति सब नष्ट हो गई है, उसका जीवन निरर्थक हो गया है। 20-25 साल के आप देखिए, आज के एज में बच्चे को क्या दबाव होता है। BP से ग्रसित है, हार्ट का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है। आज की यूथ को 20-25 साल में इतना मेंटली, आप आज से यही भारत को देखिए, 70-80 साल मेरे दादा थे, 90 साल के आसपास कुछ नहीं, मेरी दादी थी, कुछ नहीं हुआ था। आज के 20-25 साल लड़के का डायबिटीज, BP की गोली खाकर सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? ये सारा डिप्रेशन का फालतू का तनाव लिए हुए हैं। वैल्यू सिस्टम, ये बहुत गहरी बात है। देखिए, भारत के जो राजनीतिक चिंतक है, सामाजिक चिंतक है, ये कभी ये लोग सिद्ध नहीं, ये जो डॉक्टर्स भी नहीं, मेडिकल फ्रेटर्निटी, इतनी बड़ी संख्या में तादाद में हमारे युवा सारी बीमारियों से, कैंसर से, बाईपास सर्जरी हो रही है, हार्ट फेल हो रहा है, BP डायबिटीज हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं, इतना भी विषाक्त नहीं हो गया है। उसकी जो सोच है, द लाइफ सिस्टम, द वैल्यू सिस्टम नकली, वो सदा दबाव में उसे रखता है। एक दूसरे से फॉल्स कंपटीशन, फॉल्स कंपैरिजन, और दूसरे की तरह दिखने दिखाने के चक्कर में वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, बीमार है, उसके चलते समस्त बीमारियों से ग्रस्त है। और संक्षेप में कुछ बोलिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को संदेश क्या है? खैर, मैं चाहूंगा कि भारत काफी समृद्ध और एक खुशहाल देश रहा है, और अभी भी हमारे 65% जो युवा हैं, उनसे काफी उम्मीद है इस देश को। 65 वर्ष की जो आबादी इस देश में, वो 65% आबादी उनकी 35 से कम की है। तो काफी उम्मीद है, एक उज्जवल भविष्य की तरफ भारत भी देखता है, उनसे बड़ी आशाएं हैं, बड़ी उम्मीद है। मैं कहूंगा पहले देश की आशाओं को तो छोड़िए, खुद को ठीक करें। वो खुद को ठीक कर लें तो मुझे लगता है भारत की आधी समस्याएं तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप खुद को पाले हुए हैं, खुद को आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। कहीं इसके लिए ना मेडिसिन की जरूरत है, ना कहीं किसी दवा की जरूरत है। आप खुद को ऑटोमेटिक अपने आप को चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं और हो क्या रहे हैं। ओशो की एक लाइन थी कि आप ये मत सोचिए कि कर क्या रहे हैं, आप ये देखिए कि हो क्या रहे हैं। उसका खुद चिंतन करना चाहिए कि आप कर क्या नहीं रहे हैं, सोचिए कि आप हो क्या रहे हैं, भविष्य में आप होने क्या जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सारी यूथ युवाओं को थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए। लाइफ आपका है
सृष्टि भगवान ने आपको इतना बढ़िया जीवन की हर आदमी को दिया है, तो मेरा मानना है कि उसका कुछ सार्थक होना चाहिए। आप इस जीवन में आए हैं तो कुछ कीजिए, बेहतर कीजिए, कुछ देश के लिए आप योगदान दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए, एक बेहतर नागरिक बनिए। कम से कम समाज में योगदान नहीं दे सकते हैं तो अपने परिवार में ही योगदान दीजिए, खुद को ही अपने आप को एक बेहतर इंसान बनकर साबित कीजिए। तो मेरा यही मानना है युवाओं को, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में यदि यही यथास्थिति रही। धन्यवाद।